तालिबान को सत्ता संभाले 4 साल हो गए। दुनिया भर के देश अब भी सोच में डूबे हैं कि अफगानिस्तान की इस नई हकीकत को माने या फिर नहीं। लेकिन अब रूस ने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। जी हां, रूस बना है दुनिया का पहला देश जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 3 जुलाई 2025 को मॉस्को में अफगान दूतावास पर तालिबान का झंडा फहराया गया और तालिबान के नए राजदूत गुल हसन हसन ने अपने पद की आधिकारिक शुरुआत भी की। यह घटना जितनी प्रतीकात्मक है उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक भी है। क्या है रूस की सोच? रूसी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को यथार्थवादी कूटनीति कहा है। रूस अब तालिबान के साथ मिलकर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ड्रग्स के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि और ट्रांसपोर्ट में सहयोग बढ़ाना चाहता है। मॉस्को को लगता है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने के बजाय उससे संवाद और साझेदारी बेहतर विकल्प है, खासकर तब जब वहां अब पश्चिमी सेनाएं नहीं हैं। तालिबान की प्रतिक्रिया क्या रही? तालिबान ने रूस के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि अब समय आ गया है जब बाकी देश भी इस रास्ते पर चलें और अफगान जनता को उनकी वैध सरकार के रूप में स्वीकार करें। तालिबान को उम्मीद है कि अब चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मध्य एशियाई देश भी जल्द ही औपचारिक मान्यता दे देंगे। फैसले पर भारत कहां खड़ा है? भारत की प्रतिक्रिया अब तक संयमित और कूटनीतिक रही है। विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर रूस के फैसले की आलोचना या फिर समर्थन नहीं किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि भारत यह जरूर दोहराता रहा है कि अफगानिस्तान में स्थायित्व तभी संभव है जब वहां एक समावेशी सरकार हो जो महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। भारत पहले भी काबुल में अपने तकनीकी मिशन और मानवीय सहायता के जरिए संपर्क बनाए हुए है, लेकिन अब तालिबान को औपचारिक मान्यता देने का दबाव उस पर भी है, खासकर तब तक जब रूस जैसा रणनीतिक साझेदार यह कदम उठा चुका है। भारत तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे मदद करता रहा है। अमेरिका का कड़ा विरोध। अमेरिका ने रूस की आलोचना करते हुए कहा है कि जब तक तालिबान महिलाओं को शिक्षा और कामकाज का अधिकार नहीं देता, प्रेस की आजादी सुनिश्चित नहीं करता और आतंकवादी संगठनों से संबंध नहीं तोड़ता, उसे मान्यता देना एक गलत उदाहरण होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि रूस का यह कदम अफगानिस्तान में लोकतंत्र की उम्मीदों को झटका देगा और कट्टरपंथ को मान्यता देगा। साफ है कि अमेरिका रूस के इस फैसले को राजनीतिक स्टंट की तरह देख रहा है, जिसका मकसद पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देना है। चीन की चुप्पी लेकिन दिलचस्प गणना। चीन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन वह लंबे समय से तालिबान के साथ बैक चैनल बातचीत करता रहा है। उसकी नजरें अफगानिस्तान की दुर्लभ खनिज संपदा पर भी है और साथ ही वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तालिबान अफगान जमीन का इस्तेमाल शिनजियांग में उइगर अलगाववादियों को समर्थन देने में न करे। अब जब रूस ने मान्यता दे दी है तो चीन पर भी वैश्विक दबाव और रणनीतिक दांव बढ़ेगा। क्या अब डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा? बड़ा सवाल यही है, क्या रूस के बाद बाकी देश भी तालिबान को मान्यता देंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि एक जियोपॉलिटिकल टेस्टिंग मोमेंट है। अगर भारत, चीन, ईरान, तुर्की और मध्य एशियाई देश तालिबान से हाथ मिलाते हैं तो अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता बहाल हो सकती है। लेकिन अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध, दबाव और अलगाव की नीति पर कायम रहते हैं तो रूस की यह पहल एक अकेली आवाज बनकर रह जाएगी। अब बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर भी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान से चिढ़ता आया है। हालांकि कुछ दिनों पहले चीन ने इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या होता है। तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर धमाकों की गूंज, और अब सामने आया है वो वीडियो जिसने इन धमाकों की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। ये विस्फोट उस वक्त हुए जब इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की एक जंग चल रही थी। 13 जून से लेकर 24 जून तक चली इस रहस्यमयी और खतरनाक जंग के बीच अब जो नया वीडियो सामने आया उसने इस संघर्ष की गंभीरता और इस्राएली हमले का सबूत दिया है।
वीडियो ईरान के सरकारी न्यूज चैनल SNN टीवी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें तेहरान के एक रिहायशी इलाके में 2 जबरदस्त धमाके होते हुए दिखाई देते हैं। दोनों धमाके एक के बाद एक होते हैं और उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, आसपास की इमारतें हिल जाती हैं और कुछ की खिड़कियां तक टूट जाती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे ईरान में सनसनी फैल गई है। हालांकि ईरानी सरकार ने अब तक इस हमले को लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बयान जारी नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला सीधे तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेया ने खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। बर्नेया ने कहा कि इस 12 दिन की जंग में इसराइल ने ईरान की सैन्य और साइबर क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए, ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य इरादों पर रोक लगाई जा सके। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई हुई। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इसराइल को दहलाया। इसराइल के सुरक्षित शहर गाजा की तरह दिखने लगे। इतना ही नहीं, हथियारों की लड़ाई के पीछे पीछे चल रही साइबर जंग और ड्रोन हमले और टारगेटेड एक्सप्लोजन जैसे घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हालात बेहद बिगड़ गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में आया विस्फोट का एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि आने वाले समय में और बड़े संघर्ष का संकेत भी हो सकता है। इसराइल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमले करता रहा है, लेकिन इस बार की कार्रवाई राजधानी तेहरान में होना दर्शाता है कि रणनीति अब और आक्रामक हो चुकी है। ईरान की तरफ से अभी तक इस हमले का कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि वह चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहा है और सही वक्त पर पलटवार करने की रणनीति बना रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 12 दिन की जंग किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? क्या इसराइल की यह रणनीति मिडिल ईस्ट को एक और खुली जंग की ओर धकेल रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे।